वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के बारे में। ठीक है, विस्तृत व्याख्या की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीरीज में हम लोग केवल प्रश्न के जो उत्तर हैं वही रटने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रश्न है वह क्यों पूछा गया है और इस प्रश्न से संबंधित जो भी तथ्य हैं आने वाले एग्जाम में हमें कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मतलब कि उत्तर प्रदेश कमीशन के द्वारा जो पीसीएस की जो प्री की डेट रखी गई है वह जुलाई मंथ रखा गया है और आरओ की बात किया जाए तो वह जो है संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगस्त में होगा। ठीक, तो दोनों एग्जाम के मद्देनजर जो है यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जैसा कि हम आरओ की बात करें चाहे पीसीएस प्री में जो क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के, दोनों का लेवल जो है वो एक हो चुका है, तो दोनों की जो तैयारी है वो एक साथ कीजिए। ठीक है, दोनों के लेवल में जो है कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो सीरीज जो तैयार की जा रही है वो बिल्कुल यूपी पीसीएस प्री और आरओ के एग्जाम को ध्यान में रख के की जा रही है। तो इसी क्रम में हम जो है पहले प्रश्न के साथ जो है वो प्रारंभ करते हैं। यह प्रश्न जो है मध्यकालीन इतिहास से है। भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें सल्तनत काल को ये डील करता है। ठीक, और खास तौर से तुगलक वंश को। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। ठीक है, तो अब इस पहले प्रश्न को समझते हैं। ठीक, तो तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक होता है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है। ठीक है, तो उसका जो नागरकोट का अभियान है, अब ये जो अभियान है नागरकोट, तो अब पहले ये जान लें कि आखिर नागरकोट है कहाँ पे आज की डेट में। तो ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में नागरकोट में जो है ज्वालामुखी टेम्पल है। ठीक है, तो वहाँ पे वो अटैक करता है और मंदिर की लाइब्रेरी में 300 संस्कृत की पुस्तकें होती हैं और इन पुस्तकों को उठाकर वो दिल्ली लेके आता है और उसका जो दरबारी कवि है वह इसका अनुवाद जो है फारसी में करता है। तो अब बात आती है कि उस कवि का नाम क्या है जिसने इन 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो ये था अजीजुद्दीन खान। कौन? अजीजुद्दीन खान। तो इसका नाम याद रखिएगा। इसने जो है दलाइले फिरोजशाही, दलाइले लिख दे रहा हूँ, दलाइल ए फिरोजशाही, दलाइले फिरोजशाही नाम से एक पुस्तक की रचना की थी जिसमें 300 ये जो संस्कृत पुस्तकें हैं उनका अनुवाद फारसी में किया गया था। तो दलाइले फिरोजशाही पुस्तक का भी नाम याद रखा। अजीजुद्दीन जो है वो किसके दरबार में था? फिरोज शाह तुगलक के। नागरकोट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे जिस मंदिर से उठाई गई थी ये 300 पुस्तकें वह ज्वालामुखी टेम्पल है जो कि हिमाचल प्रदेश नागरकोट में है। इसके साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो है वह क्या इस तरह की जो एक्टिविटी है वो क्या शो कर रहा है कि वह जो है वो सेकुलर माइंडसेट का नहीं था। इससे पहले जो है वो जाजनगर जो कि उड़ीसा में है, ठीक, या ये कहते हैं जगन्नाथपुरी, वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल पे भी वो अटैक कर चुका था और जो जजिया कर पुनः आरोपित करने वाला जो शासक था वो यही था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो जो जजिया कर जो इम्पोज करता है, ठीक, जो कि नॉन मुस्लिम जो होते हैं उनका एक तीर्थकर होता है, ठीक है, पिलग्रिम्स टैक्स होता है जजिया, उसको फिर से जो है लागू करता है फिरोज शाह तुगलक। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज। आपको बताना है कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, ठीक है, तो जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं एक्चुअली में वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो हैं जिनको आप जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अपने जीवन काल में, और नॉन रिन्यूएबल वो हैं जिनको एक बार जैसे खत्म हो गया तो आप जीवन काल में जो है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सस्टेनेबल हैं, ठीक है, सशक्त जो है ऊर्जा के संसाधन होते हैं और जिसके अंतर्गत जो है सौर ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी हो गया और टाइडल एनर्जी इसके एग्जांपल हैं। ठीक, तो अगर आपसे जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स पूछा जाए तो रिन्यूएबल सोर्स के जो एनर्जी के जो सोर्स हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, ये एग्जांपल में आपको बताइएगा। ठीक है, और जैव ईंधन भी जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा जिसको हम बायोफ्यूल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, इसके साथ में जो पारंपरिक सोर्स हैं, ठीक, कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हैं जिसमें जो है फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि डीजल, पेट्रोल, कोल, ये सब जो है वो जीवाश्मिक ईंधन है जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और जो कि नॉन नवीकरणीय जो है या नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है वो एनर्जी के हैं, ठीक है, या अनवीकरणीय सोर्स। क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल हैं एक बार अगर खत्म हो गए तो फिर जो है आप उनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो उस संगठन का नाम बताना है। तो यह संगठन था अनुशीलन समिति। ठीक, तो अनुशीलन समिति ने जो है इस जिम्मेवारी ली थी लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की। ठीक है,
तो जो लॉर्ड हार्डिंग था वह उस समय का वायसराय था भारत का। और ये जो घटना होती है जब लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है, यह घटना होती है 23 दिसंबर 1912 की। और ये डेट वह डेट है जब अंग्रेज जो हैं वह कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी के समारोह में जो है शामिल होने के लिए लॉर्ड हार्डिंग अपनी वाइफ के साथ हाथी पर बैठ के जा रहा था, ठीक है। और उसी समय जो बसंत कुमार बोस हैं, ठीक, वो जो है देसी बम होता है वो इसके ऊपर जो है वो मार देते हैं। इसमें यह बुरी तरीके से घायल होता है, इसके हाथ के फरकच्चे उड़ जाते हैं, ठीक है। और साथ में इसकी जो वाइफ है इसको भी चोट लगती है, और इसके पीछे जो छतरी लेकर बैठा हुआ शख्स था उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक चित्र बनाया गया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि यह जो है हाथी के ऊपर बैठा हुआ है और इसको काफ़ी चोट लगती है। और ध्यान दीजिए इसमें जो है 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, ठीक। और उन 13 व्यक्तियों में जो मुख्य थे मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज, मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, ठीक है। और इसके सूत्रधार जो है रास बिहारी बोस थे, ठीक। और ये जो क्रांतिकारी संगठन था वो बंगाल का था, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया, ये जो षड्यंत्र था वह दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और डेट भी याद रखेंगे क्या, 23 दिसंबर 1912। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है, ठीक है। तो इधर जो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के नाम दिए हुए हैं और इसके जो प्रोपाउंडर हैं उनके सामने जो है आपको मैच करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है 6 हैं, उसमें से जो नाम दिया गया है इधर पे, जैसे वैशेषिका, पतंजलि, क्या यह मैच है? जी नहीं, ये मैच नहीं है। उत्तर मीमांसा, कपिल, ये भी मैच नहीं है। मीमांसा कर्ण या कनाद, ये भी मैच नहीं है, ठीक है। न्याय गौतम, ये सही है, ठीक है। तो न्याय दर्शन जो है वो गौतम का दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम जो है डिटेल में जानेंगे इसको। देखिए इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के जो है वो 2 सेक्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जो कि आस्तिक है और दूसरा वो जो नास्तिक है, ठीक है। अब यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक को जो है क्लियर कर लेंगे। आस्तिक वो जो कि वेदों में विश्वास रखते हैं, ठीक है। और नास्तिक कौन? जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं, उनको हम नास्तिक कहेंगे। अब आस्तिक जो है वो दो पार्ट में फिर से डिवाइड होता है, ठीक है। कैसे? एक जो वैदिक टेक्स्ट को अपना आधार मानते हैं, मतलब कि वैदिक जो वेद हैं उनको आधार मान के अपने जो है दर्शन प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मीमांसा और वेदांता आता है, ठीक है। और दूसरा जो है अपना स्वतंत्र विचारधारा या स्वतंत्र दर्शन जो है प्रस्तुत करते हैं, वो क्या है? सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिका, ये जो है याद रखिएगा। और ये 4 और ये 2, ठीक है, ये 6 मिला के जो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं, जो कि क्या है? आस्तिक है। और नास्तिक में क्या आता है? बुद्धिस्ट, जैन्स, चार्वाक और आजीवक, ठीक। बुद्धिस्ट की जो बुद्धिस्ट दर्शन है उसमें किसकी बात की जाती है? महात्मा बुद्ध के फिलॉसफी की, उनके दर्शन की। जैन्स में महावीर स्वामी के दर्शन की बात की जाती है। चार्वाका चार्वाक, और आजीविका ये है मखाली घोषाल, ठीक है। आजीविका संप्रदाय को प्रतिपादक करने वाला कौन था? मखाली घोषाल था, ठीक। अब हम जानेंगे कि ये जो दर्शन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसके प्रोपाउंडर कौन है, ठीक है। तो सांख्य के प्रोपाउंडर या प्रवर्तक कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा की अगर बात करें तो जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बादरायण। ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवित्री सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। दयाबाई, विनय मल्लिका, ठीक है। तो दयाबाई की विनय मल्लिका, क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। सहजोबाई, सहज प्रकाश, ये भी सही है। गंगाबाई, गणेश देव लीला, तो गणेश देव लीला जो है गंगाबाई की नहीं है, ये गलत है, ठीक है। सोन कुमारी, इनका जो है स्वर्ण बेली की कविता है, ठीक। तो इसमें जो मिसमैच है वो क्या हो गया? ऑप्शन सी, गंगाबाई जो है गणेश देव लीला इन्होंने नहीं लिखा था। तो गंगाबाई ने क्या लिखा था? गंगाबाई ने लिखा था देवी त्रिया निषेध, ठीक है। देवी त्रिया निषेध इनकी पुस्तक का नाम था, ये याद रखें। देवी त्रिया निषेध किसकी है? गंगाबाई की। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। तो जो पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उनका संचालन की जो जिम्मा होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह किस अनुच्छेद के तहत जो है संगठित किया गया है, तो ये है आर्टिकल 243, ठीक, 243 के, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग की बात किस में की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा 243 आई, ठीक है,
243 आई। इस तरीके से आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का निर्वाचन आयोग की बात जो है किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 324 है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी तरीके से जो राज्य निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक, वह भी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है। और साथ में जो राज्य वित्त आयोग है वो भी जो है संवैधानिक संस्था है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है, तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। यह इसमें जो है 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। कितने? 120 चैप्टर और 8 सेक्शंस हैं। अगला प्रश्न, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। ठीक है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं आपको बताना है। तो इसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं, केवल 4। ठीक है, तो 4 में क्या होता है, इधर 2 हो गए, ठीक है, और इधर 2 हो गए। ठीक, तो ये जो है 4 चैम्बर होते हैं। ये वाला जो कहलाता है राइट एट्रियम, इधर हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, या ऑरिकल बोलते हैं, जिसको हिंदी में निलय बोला जाता है। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, जिसको जो है दायां अलिंद निलय, और ये जो हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनका हृदय जो है कितने चैम्बर का होता है, तो वो जो है वो 3 चैम्बर का होता है। उसी तरह से रेप्टाइल्स जो होते हैं वो 4 चैम्बर के होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से 4 कोष्ठक जो है नहीं डेवलप होते हैं। जो एवीज होती हैं, जो पक्षी वर्ग होता है, उसमें जो कोष्ठक होते हैं अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। और जो मैमल्स होते हैं उनमें भी जो है 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। ठीक है, तो ये है इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, तो इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है, जिन्होंने 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन किया था। लेकिन आज अगर आपसे पूछा जाए कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी, और किसके साथ मिलकर किया था, तो मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर किया था। ठीक, अगला प्रश्न, वैदिककालीन प्रशासन में, ठीक, वैदिककालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी थे। ठीक है, तो राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को जो है भागदू कहा जाता था, किसमें, वैदिक काल टाइम पीरियड में। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये थे प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी ने जो है पुस्तक लिखा था स्पेयर। ठीक, अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर का नाम। ठीक है, तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर का नाम था मीरा कुमार। ठीक है, जो कि 15वीं लोकसभा में क्या थी, वो लोकसभा स्पीकर थी। अच्छा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है, इसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो ये है डोनेट्स्क। ठीक है, तो ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थिति देख लीजिए, इधर जो है वो रसिया का बॉर्डर है, रूस का बॉर्डर है, तो डोनेट्स्क की स्थिति जो है ये है, ये सबसे बड़ा यूक्रेन का सबसे बड़ा कोल क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद जो है ये निप्रोस्काई ब्राउन, ये कोल बेसिन है। ठीक, इसके बाद इसको याद रखिए विस्को वोलेंस्की, ये भी जो है कोल बेसिन है। तो ये 3 का नाम तो याद रखिए। ठीक, और यूक्रेन में ये वाला जो पोर्शन है ये क्रीमिया है। ठीक, जो आज की डेट में किसके अंडर में है, रूस के अंडर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ओशियन महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। जो ओशियन की सैलिनिटी होती है कर्क और मकर रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एक सिंपल सा अगर हम लोग डायग्राम देखें इस तरीके से, तो ये है इक्वेटर लाइन और इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक, और इसके 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो एक्चुअली में सैलिनिटी जो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो इस बेल्ट में पाई जाती है। ठीक, ये लगभग 23 से लेकर 30 डिग्री के आसपास। ठीक, और इधर भी साउथ में, तो नॉर्थ और साउथ दोनों में जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पे जो सैलिनिटी का लेवल है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सोलर इंसुलेशन के साथ में जो है सोलर इंसुलेशन ज़्यादा होता है और साथ में प्रेसिपिटेशन जो है वो कम होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन तो इक्वेटर पर होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो थोड़ा सा कम पाई जाती है, किसकी तुलना में,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तुलना में। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। ठीक है, तो ये इस पुस्तक का नाम बताना है। ठीक, यह पुस्तक है गुनार मिंडल का। तो अभी जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, उसमें जो गुनार मिंडल से संबंधित जो है क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो उनकी पुस्तक जो है एशियन ड्रामा, उसका जिक्र किया गया था जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ का। ठीक है, तो इसी वजह से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस समय जो कट ऑफ जा रही है, जैसा कि कल जो है 2023 पीसीएस प्री का कट ऑफ जारी किया गया है, इसमें आपने देखा होगा कि जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 125, ओबीसी के लिए 128 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है 129 नंबर कट ऑफ फिक्स की गई थी, जो कि जब से निगेटिव मार्किंग इस पे अप्लाई हुआ है, ठीक, यूपीपीसीएस प्री में, तब से लेकर अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। तो इस वजह से जो अब तैयारी होनी चाहिए आपकी काफ़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, तब जाके जो है सिलेक्शन हो पाएगा। अगला प्रश्न, जलीय पौधा जिसे प्रायः प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये है अजोला। एक्चुअल में क्या होता है कि अजोला जो है एक फंड है जिसका उपयोग जो है जो धान के खेत होते हैं उनके साथ इसको जो है वो मिला के जो है खेती की जाती है धान की। एक्चुअली इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता होती है। तो जैसे मान लें कि जो धान के साथ ग्रो कराया जाता है, तो धान की को जो नाइट्रोजन की कमी जो होती है यह इसके द्वारा पूर्ण हो जाती है। ठीक, तो एक तरीके जो है यह जो है वो लाभ पहुंचाता है धान के खेतों को। इस वजह से इस प्लांट को जो है एज ए बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये ओवरऑल जो है वो क्वेश्चन थे। ठीक, इसी तरीके से जो कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो हैं वो पर डे लाएंगे और उनको हम जो है इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये चूँकि हमारा जो है इस सीरीज़ का पहला वीडियो था, जो भी त्रुटि होगी उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे साथ जो है पर डे इस टाइम पे जो है बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।